हेलो एवरीवन। आज लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे। यकृत, जिगर भी इसे कहते हैं। तो आज सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके पहले क्या हो चुका है। इसके पहले लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। लीवर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड की श्रेणी में है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसको लिखते हैं कि ये पाचक ग्रंथि नहीं है, लेकिन पाचन से संबंधित कुछ कार्य करती है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, लेकिन यकृत, लीवर जिसे जिगर कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। इसके कलर की बात करें तो ये रेड और थोड़ा ब्राउन होता है। दोनों को मिला दें तो लगभग चॉकलेट कलर का दिखता है और इसकी लंबाई 15 से करीब 22 सेंटीमीटर होती है और यकृत का भार, लीवर का भार लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। ये हर जगह आपको यही लिखा मिलेगा, हर किताबों में, कि लीवर का भार कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। तो 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच लीवर यकृत का भार होता है। अब देखेंगे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत कंपटीशन में पूछा गया कि लीवर 2 पिंड का बना होता है, एक थोड़ा बड़ा एक छोटा होता है, और दोनों पिंडों के ऊपर एक सेल वॉल होती है, अर्थात एक झिल्ली होती है, और उस कैप्सूल को, यानी जिससे ये ढका होता है, उसको कहते हैं गिल्सन संपुट। अर्थात यकृत कोशिकाओं के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गिल्सन संपुट या गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। ये कई कंपटीशंस में पूछा गया। आगे देखेंगे यकृत की कार्य के बारे में। कई कार्य हैं इसके। पहला कार्य देखते हैं जो मेन है। यकृत लीवर में एक भाग होता है, लीवर से जस्ट जुड़ा हुआ, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, और इस पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है, लेकिन यकृत कोशिकाएं पित्त रस का, बाइल जूस का निर्माण करती हैं, लेकिन इकट्ठा ये कहां होता है? पित्ताशय में। इस सवाल को ध्यान दें, पेचीदा है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती हैं, लेकिन पित्त रस इकट्ठा कहां होता है? उसका स्टोर कहां होता है? स्टोरेज उसका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में होता है। तो यकृत कोशिकाएं पित्त रस का निर्माण करती हैं और ये पित्त रस पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और एक बाइल डक्ट होता है जिसको कहते हैं पित्त वाहिनी। यही जाके ग्रहणी में मिलता है। उसी पित्त वाहिनी के द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा, ये पित्त रस जाके ग्रहणी में निकलता है। अगला इसका कार्य, यकृत CHO कार्बोहाइड्रेट का ये उपापचय करते हैं। इसको अगले वीडियो में भी हमने बताया था, यहां पे भी है। कैसे उपापचय करता है? जब ग्लूकोज को ये क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। एक इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में मैंने बताया था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और जबकि ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। अभी यहां पे देखेंगे कि यही यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती हैं, और इस पूरी क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। सवाल किया गया है ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर संचित कर लेती हैं, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरी बात, जब ग्लूकोजन को
जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दो बातें हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और जब ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तीसरी बात इसमें है कि जब अमीनो एसिड और वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल जब आवश्यकता पड़ती है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा और कम हो जाती है, तो यकृत कोशिकाएं इनको क्या करती हैं, ग्लूकोज में बदल देती हैं। अर्थात अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों को, वसीय अम्लों को और ग्लिसरॉल को विषम परिस्थितियों में यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज में बदल देती हैं, और इस ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो 3 पॉइंट हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आगे देखेंगे, यकृत कोशिकाएं वसा का उपापचय करती हैं। अब यहां वसा का उपापचय का ये मतलब है, जब शरीर की सारी क्रियाविधि यानी सारी गतिविधियां वसा को परिपूर्ण कर लेती हैं, मांसपेशियों में संचित हो जाती हैं, सारे कार्य को पूर्ण कर लेती हैं, उस कंडीशन में यकृत कोशिकाएं उस अतिरिक्त वसा को यकृत के अंदर उसको संचित करती हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कंपटीशंस में पूछा गया है, कई बार पेपर्स में भी पूछा गया है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यकृत कोशिकाएं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता क्या है, हम देखते हैं जब शरीर के किसी भाग में कहीं कट पिट जाता है, एक्सीडेंट होता है, उस समय रुधिर बहता है, तो यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती हैं, उसके रुधिर यानी रुधिर का थक्का बनाती हैं। अर्थात रुधिर वाहिनियों से जब भी रुधिर निकलता है तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाती है और रुधिर के बहने की क्रिया को रोकती है। अर्थात रुधिर का स्कंदन करने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। कई बार पूछा गया, रुधिर का स्कंदन करने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये कहां बनती है, यकृत की कोशिकाओं में बनती है। यकृत की कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती हैं। अब इस यूरिया का संश्लेषण देखेंगे, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप यूरिया और अमोनिया का निर्माण होता है। कई बार ये सवाल किया गया है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं वृक्क में होता है, किडनी में। नहीं, किडनी में वहां क्षमता है, बनता नहीं है। यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का निर्माण वृक्क यानी लीवर में होता है, वृक्क में नहीं होता। अर्थात यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। दूसरा सवाल इससे बनता है कि यूरिया का निर्माण एक चक्र के द्वारा होता है, उस चक्र का क्या नाम है, तो आर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, या यूरिया का संश्लेषण आर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत कोशिकाओं में होता है। अगला कार्य यकृत का मेन इंपॉर्टेंट, यकृत की कोशिकाएं उत्सर्जी पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करती हैं, अर्थात उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करती हैं। इस यूरिया फॉर्मेशन से एक सवाल और है कि वो कौन सी सिरा है जो सबसे अधिक यूरिया वृक्क कोशिकाओं को ले जाती है, तो उसका नाम है हिपैटिक सिरा। अर्थात यकृत सिरा यूरिया को सबसे अधिक वृक्क में पहुंचाती है, तो हिपैटिक वेन जिसको कहते हैं सबसे अधिक यूरिया ले जाने वाली सिरा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण यानी संश्लेषण करती हैं, और ये हिपैरिन प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। दो कंडीशंस हैं, यहां पे हमने फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहा,
यहाँ पे हेपेरिन प्रोटीन का। दोनों में विशेष अंतर है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है, रुधिर वाहिनियों से बाहर जब रुधिर निकलता है तो उसका थक्का बनाती है और खून को बहने से बंद करती हैं, अर्थात रोकती हैं। लेकिन यहाँ पे हेपेरिन प्रोटीन क्या करता है, ये रुधिर वाहिनियों में अर्थात शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में जब रुधिर होता है तो उसको जमने से अर्थात रुधिर का स्कंदन होने से, रुधिर का थक्का बनने से रोकती है। फाइब्रिनोजेन रुधिर का थक्का बनाता है, रुधिर वाहिनियों से बाहर रुधिर का, जबकि हेपेरिन प्रोटीन क्या करता है, ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है या रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत कोशिकाएं आयरन और कॉपर इन दोनों का संचय करती हैं, अर्थात शरीर में अधिक मात्रा में होने पर ये क्या करेंगे, आयरन अर्थात लोहा का और कॉपर का, जस्ते का, इन दोनों का क्या करेंगी, इसका ये उसको इकट्ठा अपने अंदर संचित करेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, कई कंपटीशंस में ये सवाल किया गया यकृत कोशिकाओं के बारे में। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। विटामिन ए रेटिनल रतौंधी नामक रोग होता है जो विभिन्न प्रकार के पीले फलों में पाया जाता है। अब यही विटामिन ए का संश्लेषण कौन करती हैं, यकृत कोशिकाएं करती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन 12 जिसको साइनोकोबालमिन कहते हैं, बहुत अल्प मात्रा में ये यकृत कोशिकाओं में अल्प समय के लिए यानी बहुत कम समय के लिए इकट्ठा होती हैं, अर्थात संचित होती हैं, स्टोर होती हैं। तो देखेंगे विटामिन ए का संश्लेषण यकृत कोशिकाएं करती हैं और वो भी बहुत कम मात्रा में, और कम समय के लिए स्टोरेज करती हैं, संग्रह करती हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, और विटामिन 12 का भी संग्रह करती हैं, संश्लेषण नहीं करती, बनाती नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत कोशिकाएं आरबीसी का संश्लेषण करती हैं, अर्थात रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं का संश्लेषण करती हैं, लेकिन कब, भ्रूणावस्था में, एम्ब्रायो स्टेज में क्या करती हैं, यकृत कोशिकाएं आरबीसी का संश्लेषण करती हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए। भ्रूणावस्था में यकृत कोशिकाएं आरबीसी का संश्लेषण करती हैं, लेकिन एडल्टहुड में, वयस्क अवस्था में, इन्हीं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन माना गया है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन के पश्चात ये कोशिकाएं क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, और डेड होने के बाद ये लीवर क्या करता है, यकृत क्या करता है, इनको पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। दो बातें हैं, एक तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का संश्लेषण होता है, कहाँ, यकृत कोशिकाओं में, और एडल्ट में, वयस्क अवस्था में क्या होता है, जब 120 दिन इसका जीवन काल आरबीसी का पूरा हो जाता है तो इनका भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, और इसी में क्या होता है, फैगोसाइट सेल्स होती हैं जिनको कुप्फर सेल्स कहते हैं। यकृत की कुप्फर कोशिकाएं या फैगोसाइट सेल, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, इस डेड आरबीसी को यानी मृत आरबीसी सेल्स को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं, यानी खाके समाप्त कर देती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कई कंपटीशंस में, यूपीपीएससी में भी ये सवाल किया गया है कि यदि किसी के भोजन में जहर देकर किसी व्यक्ति को मार दिया गया हो या किसी व्यक्ति की जहर खाने से मृत्यु हुई हो तो उसके शरीर के किस अंग की जांच होती है, तो यकृत यानी लीवर की जांच होती है, और उससे पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई या किसी अन्य कारणों से हुई, पानी में डूबने से हुई, फांसी लगाने से हुई, कैसे हुई, तो जब लीवर की जांच होती है तो उससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई या किसी अन्य कारणों से हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हेपेटाइटिस एक रोग होता है
जब यकृत ऊतकों की क्षति होने लगती है, अर्थात यकृत कोशिकाएं, लीवर कोशिकाएं जो होती हैं उनका धीरे धीरे क्षय होने लगता है, डिकम्पोज, उस कंडीशन में या उस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। और इस हेपेटाइटिस का कारण क्या है? लंबे समय तक मदिरापान करते रहें, धूम्रपान करते रहें, जिसके कारण यकृत की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, उसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। और लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आती है कि व्यक्ति को पीलिया रोग, जॉन्डिस रोग हो जाता है। अर्थात पीलिया रोग का कारण क्या है? यानी धूम्रपान आप जो करेंगे, हेपेटाइटिस। ये नेक्स्ट देखेंगे, इस पीलिया के होने का मुख्य और एक कारण है कि जब पित्त वाहिनी, ये जो पित्त रस पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता था, उस पित्त वाहिनी में अवरोध उत्पन्न हो जाता है या किसी कारण से उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है? रुधिर में एक बिलवरीन नामक पोषक पदार्थ या तत्व होता है, वो क्या करता है? यकृत कोशिकाएं उस रुधिर से ले नहीं पाती, कारण नलिका तो अवरुद्ध हो गई जहां से ये बाइल डक्ट थी, तो उस कारण से जब ले नहीं पाती तो पूरे शरीर में या पूरे ब्लड में बिलवरीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण यही पीलिया रोग हो जाता है, अर्थात जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत कोशिकाएं टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, अर्थात शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, तापमान का नियंत्रण करती हैं। एक रोग और है सिरहोसिस रोग, यकृत का सिरहोसिस रोग। ये होता क्यों है? जब लंबे समय से अल्कोहल का सेवन होता है या सेवन किया जाता है काफी लंबे समय तक, तो अल्कोहल की यकृत की कोशिकाएं क्या होती हैं? धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और एक कंडीशन ऐसी आती है कि सिरहोसिस नामक रोग हो जाता है और लीवर पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इतने पॉइंट इसमें यकृत से जुड़े हुए थे जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं और कई कंपटीशंस में, बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। उनको मैंने सबको यहाँ पे रखा। इसका नोट्स बनाइए और इसका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यकृत, लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं में होता है। पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त रस किस नली में बहता है? तो बोलेंगे बाइल डक्ट में या पित्त नली में बहता है। दूसरा, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। अर्थात यहाँ पे ये क्या करता है? यकृत की कोशिकाएं एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लड में, रुधिर में शुगर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और तीसरी कंडीशन, ग्लाइकोजन को यहाँ पे जो वसा होता है, वसी अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, इनको जब ग्लूकोज में बदल दिया जाता है तो इनको ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं में होता है। यूरिया का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? आर्निथिन चक्र द्वारा होता है। सबसे अधिक यूरिया ले जाने वाली कौन सी सिरा होती है? तो बोलेंगे हिपैटिक सिरा या यकृत सिरा होती है। नेक्स्ट कहेंगे, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है। हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है? ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर के थक्के बनने को रोकती है। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं में होता है। भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोलेंगे यकृत की कोशिकाओं में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत कोशिकाओं को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया हो तो किस अंग की जांच होती है? लीवर की होती है। ऐसे
अनगिनत सवाल बनते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में भी सवाल पूछा जाता है, फैगोसाइट्स कोशिकाओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसको ध्यान दें, नोट्स तैयार करें। आज की डेट में इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।